तैयारी जितनी सच्ची होगी, सफलता उतनी पक्की होगी। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 4 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर की ओर, जहां पर अंकटाड ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसमें उनका कहना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो फेस कर रही हैं रिकॉर्ड हाई पब्लिक डेब्ट बर्डन, यानी कि डेवलपिंग कंट्री पे जो लोन का यानी कर्ज का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। एक आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 102 बिलियन डॉलर यानी 102 ट्रिलियन डॉलर 2024 में ग्लोबल पब्लिक डेब्ट राइज हो गया है, जिसमें से एक तिहाई इस डेब्ट की बात करें तो वो डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा लिया गया है। और साथ साथ ये भी बताता चलूं कि जो 921 बिलियन डॉलर का इंटरेस्ट पेड किया गया है इस 31 ट्रिलियन डॉलर के अमाउंट पर। वर्ल्ड ऑफ डेब्ट रिपोर्ट जो अंकटाड के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है, उसका कहना है कि डेवलप्ड नेशन के रिस्पेक्ट में डेवलपिंग नेशंस ने 2 गुना ज़्यादा डेब्ट उठाया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से 2010 के बाद। दिख रहे चार्ट को आप देखेंगे तो ये बता रहा है कि डेवलपिंग नेशंस और डेवलप्ड नेशन के बीच का डिफरेंस बताया जा रहा है कि दोनों ने कितना डेब्ट लिया है और कितना उधार चुकाया है। ये सारी कंट्रीज के हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज के। बता दें आपको कि डेब्ट लेना कोई खराब चीज़ नहीं है, ऐसा अंकटाड का कहना है। पर अगर डेब्ट का बर्डन ज़्यादा होने लगे तो वो इकोनॉमीज को पुल बैक करने लगता है, यानी इकोनॉमीज को जो कंट्रीज की इकोनॉमी है उसे पीछे ढकेलने लगता है, जिससे देश पिछड़ने लगता है, गरीबी बढ़ने लगती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। तो देशों को ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जो सस्टेनेबल की ओर लेकर जाए। आइए अगली रिपोर्ट को देखते हैं जो अंकटाड के द्वारा बताया गया है। अंकटाड ने कहा है कि अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो एशिया और ओशियाना की कंट्रीज जो डेवलपिंग नेशंस है वो 24% ग्लोबल डेब्ट के हकदार हैं, यानी उन्होंने 24% ग्लोबल डेब्ट ले रखा है। 5% लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन देश, साथ ही साथ अफ्रीका 2%। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सारे के सारे डेवलपिंग नेशंस ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा उठा रहे हैं ताकि अपने देश को विकास ला सके। विकास की गति को बढ़ाने के लिए ये डेब्ट ले रहे हैं। पर अंकटाड का ये कहना है कि अगर ये बर्डन ज़्यादा बढ़ जाता है तो इकोनॉमीज बहुत तेजी से गिरने लगेंगी और अनसस्टेनेबल इकोनॉमीज की ओर जाने लगेंगी। वहीं अगर 2020 के बाद की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट के कंपेयर में 2 से 4 गुना ज़्यादा डेवलपिंग नेशंस ने बोरो किया है और 6.5% जो उन्होंने अपने एक्सपोर्ट से कमाया है उसको उन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट करने में चुका दिया है। आगे की अंकटाड की रिपोर्ट में देखें तो 2024 में जो डेवलपिंग नेशंस ने पेड किया है 921 बिलियन डॉलर नेट इंटरेस्ट को पेड किया है, जो उनके ऊपर कर्ज था, जो 10% ज़्यादा हो गया उनके प्रीवियस ईयर के डेब्ट से। एक रिकॉर्ड 61 डेवलपिंग इकोनॉमीज ने स्पेंड किया है मिनिमम 10% अपने गवर्नमेंट के रेवेन्यू का इंटरेस्ट पेमेंट पर, जिस कारण से हेल्थ जैसे सेक्टर, एजुकेशन जैसे सेक्टर, क्लाइमेट एक्शन जैसे सेक्टर, जहां पर ये पैसे लगने चाहिए थे वो नहीं लग पाए। तो बता दें आपको कि 3.4 बिलियन पीपुल जो कंट्रीज में रह रहे हैं, यानी डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूं मैं, वो इंटरेस्ट पे ज़्यादा पैसा पेमेंट कर रहे हैं बनस्पत हेल्थ और एजुकेशन के। तो एक कॉल इन एक्शन कहा गया है अंकटाड के द्वारा। अंकटाड ने कहा है कि चौथी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट होने वाली है, जो 10 साल में एक बार होती है। इसका मकसद ही है कि ग्लोबल फाइनेंशियल रूल्स में रिफॉर्म्स लाना और साथ ही साथ सस्टेनेबल इकोनॉमी की ओर लेके जाना देशों को, ये इसका मुख्य काम होता है। तो जो भी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपने बात को यहाँ पर उठा सकती है ताकि भविष्य में जो डेब्ट बर्डन है उसको कम किया जा सके। आइए उनके कुछ सलाह को देखें। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस को मोर इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा है कि एक्सेस टू लिक्विडिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा क्राइसिस के समय, और इंटरनेशनल डेब्ट सिस्टम को फिक्स करना होगा बाय क्रिएटिंग फेयर एंड इफेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू। प्रोवाइड करना पड़ेगा मोर एफोर्डेबल फाइनेंस और टेक्निकल सपोर्ट, और उसमें इंक्लूड करना होगा समय और क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट के जरिए। साथ ही साथ रिफॉर्म करना होगा मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को, और कंट्रीज को हेल्प करना होगा उनके मैनेज करने में डेब्ट को मोर इफेक्टिवली। तो ऐसा अंकटाड का कहना है। तो आपको ये ग्लोबल डेब्ट जो राइज कर रहा है, इसका अंकटाड का रिपोर्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा हुआ क्यों। अब आइए जान लेते हैं अंकटाड के बारे में। अंकटाड को ही यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 1964 में। वहीं इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड है रेबाका गिरनिस स्पान,
ये नाम अब आप याद रखिएगा। वहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक 2030 का एजेंडा है जो यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ने अडॉप्ट किया था 2015 में। उसमें 17 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। उन 17 डेवलपमेंट गोल्स में आपको सबसे पहले आता है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लाइमेट, वाटर एंड सैनिटेशन जैसे 17 गोल्स शामिल हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले SDG 16 भी न्यूज़ में था, जिसे मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था। आपको साथ ही साथ याद रखना है कि लाइफ ऑन लैंड भी अभी इंपॉर्टेंट है और लाइफ बिलो वाटर यानी SDG 14 भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 13 तो आपके दिमाग में बिल्कुल होना ही चाहिए क्योंकि ये क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है। स्पेशल ड्राइंग राइट IMF का ही एक सप्लीमेंट्री फंड है जिसमें US डॉलर शामिल है, यूरो शामिल है, जापानीज येन शामिल है, पाउंड स्टर्लिंग और चाइनीज का युआन शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पे हैं। कुल 9 दिनों की यात्रा है जो 1 तारीख से 9 तारीख तक होगी, यानी 1 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक। प्रधानमंत्री मोदी इन 9 दिनों में 5 ग्लोबल साउथ कंट्रीज की यात्रा करेंगे। ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ एक टर्म है जिसे कैटेगराइज किया जाता है उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पे, पॉलिटिकल सिस्टम के आधार पे, सोशल प्रोग्रेस के हिसाब से रेदर देन की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बजाय। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के पोजीशन को देखेंगे तो कंट्री तो ग्लोबल नॉर्थ में आता है, पर अगर आप मैप को देखेंगे तो वो साउथ में स्थित है। ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रियां हाई इनकम कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, GDP हाई है, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है और सिग्निफिकेंट ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊं तो नॉर्थ अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जापान जैसे देश आते हैं ग्लोबल नॉर्थ में। अब अगर ग्लोबल साउथ की बात करें तो इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं। ग्लोबल साउथ ऐसे कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग हैं या लो डेवलप्ड नेशंस हैं जो अभी भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे कि पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटीज और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ से संबंधित ये बातें थी। अब आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ की यात्रा पर है। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या होगा वो मैं आपको एक एक कर बताता चलता हूँ। सबसे पहले जो हम कंट्री लेंगे वो है घाना। घाना की बात करें तो घाना एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है जिसकी राजधानी आक्रा है। अगर इसके करेंसी की बात करें तो सीडी इसकी करेंसी है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली बाइलैटरल विजिट है घाना के लिए और इसी भारतीय प्रधानमंत्री के 3 दशक में पहली विजिट है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत घाना के प्रेसिडेंट जॉन महामा ने किया। घाना की इंपॉर्टेंस भारत के लिए महत्वपूर्ण है। घाना वेस्ट अफ्रीका की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। भारत अब ये चाहता है कि एनर्जी, डिफेंस, इकोनॉमिक और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में भारत घाना का सहयोग करे, जिससे भारत का आउटरीच बढ़ेगा ग्लोबल साउथ नेशंस की ओर। दूसरी ट्रिप की ओर चले तो प्रधानमंत्री विजिट करेंगे ट्रिनिडाद और टोबैगो, जो एक ड्यूल आइलैंड कंट्री है कैरेबियन नेशंस। यह कंट्री वेनेजुएला के पास लोकेटेड है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। इसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है, वहीं यहाँ की डॉलर है ट्रिनिडाद और टोबैगो डॉलर। पूरे भारतीय जो कैरेबियन नेशंस में रहते हैं उसका 40 से 45% भारतीय आबादी ट्रिनिडाद और टोबैगो में रहता है। 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला बाइलैटरल विजिट होगा ट्रिनिडाद और टोबैगो में। अगर इस देश से आर्थिक संबंधों की बात करें तो लगातार आर्थिक संबंधों में भारत और ट्रिनिडाद और टोबैगो की वृद्धि हो रही है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करें तो कुल व्यापार $341.61 मिलियन तक पहुंच गया है। अब ये जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की विजिट अर्जेंटीना के लिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी 4 से 5 जुलाई तक विजिट करेंगे। अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है ब्यूनोस आयरेस। वहीं यहाँ की करेंसी है अर्जेंटीनियन पेसो। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जाविर मिलई। यहाँ पर भी किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 57 साल में पहली बाइलैटरल विजिट होगी। भारत अर्जेंटीना के साथ बाइलैटरल कॉर्पोरेशन मिनरल सेक्टर्स में ज्यादा करता है, पर्टिकुलरली लिथियम की बात कर रहे हैं जो कि एक क्रिटिकल इनपुट है इंडिया के ग्रीन एनर्जी मिशन के लिए। अर्जेंटीना मेजर सप्लायर है इंडिया को सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल का। अगर 2024 की बात करें तो अर्जेंटीना 5वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है भारत। तो ये बात करते हैं ब्राजील के बारे में। ब्राजील भी एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्टुगीज है। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। वहीं यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है लूला दा सिल्वा। अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो ब्राजीलियन रियाल यहाँ की करेंसी है। आपको बता दें कि ब्राजील इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है पूरे साउथ अमेरिका में। ब्राजील के साथ हम हेल्थ, डिफेंस, एनर्जी कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर, स्पेस और टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में ब्राजील के साथ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन करते हैं। अब ये बढ़ते हैं नामीबिया की ओर। नामीबिया एक साउथ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। इसकी राजधानी है विंड होक। यहाँ की करेंसी है नामीबियन डॉलर। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। यहाँ की प्रेसिडेंट है नेतुम्बो नंदी टाइवा। बता दें आपको कि ये नामीबिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है जो 72 ईयर्स ओल्ड है।
ये पहली हैं तो आपसे एग्जाम में निश्चित रूप से सवाल बनेगा। नामीबिया से हमने 8 चीतों को मंगाया था, जो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में हमने शिफ्ट किया था 2022 में, जो कि वर्ल्ड का पहला इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन था मेजर कार्निवोर स्पीसीज का। अगर बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो जो इंडिया और नामीबिया के बीच में $3 मिलियन का होता था सन 2000 में, वो आज बढ़कर $600 मिलियन का हो गया है। इंडियन की कंपनी माइनिंग में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग, डायमंड प्रोसेसिंग जैसे सर्विसेज नामीबिया में इंडिया की कंपनीज कर रही हैं। साथ ही साथ अब ये भी न्यूज़ खबर में है जो आपको जान लेना चाहिए कि मोदी को कन्फर किया गया है घाना का हाईएस्ट ऑनर, जो द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ये नाम भी अब आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना नाम भी अब आपको इस लिस्ट में शामिल कर लेना। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है आपका, क्यों क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव ले रहा है। सबसे पहले आपको क्वाड के बारे में बता दें तो क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड में 4 मेंबर हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जापान शामिल है। इसका फर्स्ट टाइम इनॉग्रेशन यानी कि पहली बार जब स्थापना किया गया था, इसका एस्टेब्लिशमेंट 2007 में किया गया था, जो 1 साल के अंदर ही इसे लास्ट कर दिया गया था 2008 में, लेकिन 2017 में इसे दोबारा से चालू किया गया शिंजो आबे की मदद से। तो ये थे क्वाड से संबंधित जानकारी। ये समझते हैं सबसे पहले क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स होता है, वेरियस टेक्नोलॉजीज में इनका यूज किया जाता है। आपको अगर एग्जांपल से बताएं तो लिथियम, आपको पता है कि लिथियम से ही लिथियम आयन बैटरी बनती है, जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में लगाई जाएंगी, जिससे हम नेट कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने में मदद करते हैं। वहीं अगर कोबाल्ट की बात करें, निकेल की बात करें, ग्राफाइट जैसे और कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो बैटरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में भी यूज किया जाता है। वहीं दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स में इंडियम, गैलियम, जर्मेनियम और टेलोरियम आते हैं, जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किए जाते हैं। तो ये थे क्रिटिकल मिनरल से संबंधित जानकारी, यानी ऐसे मिनरल्स जो तरह तरह के टेक्नोलॉजीज में यूज किए जाते हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में हो या फिर आपको सेमीकंडक्टर के फॉर्म में यूज किए जाते हो। अब आइए समझते हैं कि क्वाड यानी चारों देशों को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 70% कोबाल्ट का ग्लोबल सप्लाई करता है। वहीं चाइना 68% पूरे वर्ल्ड का कोबाल्ट को रिफाइन करने का काम करता है। 65% निकेल और 60% लिथियम का। 2024 में चाइना ने बैन कर दिया था यूएस को गैलियम और जर्मेनियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स भेजने पर। उसका कहना था कि अमेरिका इससे बम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं आने वाले भविष्य के लिए, और चाइना और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पर निर्भरता सारे देशों को परेशान कर रहा है, जिस वजह से क्वाड ने ये इनिशिएटिव लिया है। अब बता दें कि भारत के द्वारा कुछ मिशंस चलाए जा रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स के विरुद्ध, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है। उस मिशन का नाम है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जिसका एम है कि इस्टेब्लिश किया जाए रोबूस्ट फ्रेमवर्क और सेल्फ रिलायंस इस सेक्टर में बनाया जाए। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहां पर श्रीलंका न्यूज़ में है। श्रीलंका ने लॉन्च किया है हिंदी कोर्स इंडियन कोलैबोरेशन के साथ, जिससे भारत और श्रीलंका के कल्चरल और एजुकेशनल टाइज मजबूत होंगे। ये जो टाई अप है ये किया गया है स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर के द्वारा। ये बता दें आपको कि स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर दुनिया में कई जगहों पर स्थित है। तो आपको बता दें कि इसका मुख्य हेडक्वार्टर जो है दार एस सलाम, जो कि तंजानिया में स्थित है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और ये एजीज यानी कि प्रोटेक्शन में हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के रहता है। इसका पूरा एड्रेस दिया हुआ है, आपको ये याद नहीं रखना है, लेकिन आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। आपसे पूछा जाएगा कि स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर यूज में था, इसने किसके साथ हाल ही में टाई अप किया है, तो ये आप श्रीलंका जवाब देंगे, या मंथ के थ्रू भी आपसे अब सवाल पूछा जाने लगा है कि इस महीने में किसके साथ टाई अप किया है। साथ ही साथ ये पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो आपको याद होना चाहिए 2010 में। वहीं आपसे इसका पूछा जा सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो दार एस सलाम तंजानिया में लोकेटेड है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की ओर, जहां पर ओम बिरला साहब आजकल डेली ही न्यूज़ में आ रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इनॉग्रेट किया है पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस अर्बन लोकल बॉडीज का हरियाणा में। हरियाणा का ये पहला है, तो हरियाणा से संबंधित स्टेट में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल से रिलेटेड एग्जाम में ये नहीं पूछा जाना चाहिए। सेंट्रल में रिलेटेड एग्जाम से में क्या पूछा जाएगा, तो सबसे पहले आपको बता दें कि अर्बन लोकल बॉडीज होता क्या है। तो अर्बन लोकल बॉडीज का ही दूसरा नाम है म्यूनिसिपैलिटीज, जो एक सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है और रिस्पॉन्सिबल है अर्बन एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए।
अगर आपको इसके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था 1992 में। और वहीं अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो ये भी अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड जी तक अब आपको याद रखना है। हरियाणा आपको बता दें एक नॉर्थ स्टेट है इंडिया में जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नायाब सिंह सैनी और यहाँ के गवर्नर बहुत ही इंपॉर्टेंट बंडारू दत्तात्रेय हैं। आइए देखते हैं अपने कुछ आखिरी के करंट अफेयर जो ओबिचुरी सेक्शन से लिए गए हैं। आइए सबसे पहले बता दें कि जो लिवरपूल जो पोर्टुगीज के खिलाड़ी थे जो लिवरपूल के लिए खेलते थे जिनका नाम था फॉरवर्ड डियोगो जोटा, आप याद रखिएगा डियोगो जोटा अब इनका नाम न्यूज़ में है। इनकी कार क्रैश में मृत्यु हो गई है। ये भाई साहब कार बहुत तेज चला रहे होंगे या जो भी कारण रहा होगा, इनकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ पता होना चाहिए डियोगो जोटा जो लिवरपूल के खिलाड़ी थे और पोर्टुगीज के लिए रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया है। अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नाम आपसे एग्जाम में भले नहीं पूछा जाए लेकिन ये एग्जाम में आपके 100% पूछा जाएगा। जो हिप्नोटिस्ट बीबी पट्टाभिराम थे उनकी मृत्यु हो गई है कार्डियक अरेस्ट से 75 साल की उम्र में। हैदराबाद में इनका देहांत हुआ है। अगर इनके बारे में आपको बताना चालू करूं तो सबसे पहले आपको हिप्नोटिज्म के बारे में बहुत दिन से आपने देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, हर जगह देखा होगा। आजकल तो कोर्सेज भी लॉन्च हो गए हैं, यानी कि सम्मोहन विद्या जिसे कहा जाता है। पट्टाभिराम सर एक हिप्नोटिज्म ही नहीं करते थे बल्कि एक मेंटोर भी थे, साथ ही साथ ये एक साइकोलॉजिस्ट भी थे और इसके साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी थे। अब बता दें कि इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली थी साइकोलॉजी और फिलॉसफी में, वहीं पीजी डिप्लोमा किया था गाइडेंस और काउंसलिंग में और इनको ओस्मानिया यूनिवर्सिटी ने पीएचडी दिया था योगा और हिप्नोटिज्म के लिए। तो ये थी इनसे संबंधित मुख्य बातें। साथ ही साथ इन्होंने भारत का पहला मेडिकल स्कूल खोला था जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उसे एक्नॉलेज किया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ऑनररी डॉक्टरेट का अवार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ने दिया था 1983 में। एग्जाम के लिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं था, आपको ये बताना था कि हिप्नोटिस्ट होने के साथ साथ ये इतने सारे चीज़ों के जानकार व्यक्ति थे, ये आपको बताना ज़्यादा जरूरी था। तो एग्जाम में तो सिर्फ आपसे एक लाइन में पूछा जाएगा कि रिनाउंड हिप्नोटिस्ट की हाल ही में मृत्यु हो गई है, उनका नाम क्या है? तो आपको सिर्फ याद रखना है बीबी पट्टाभिराम। रवि शास्त्री को SJAM यानी कि ऑनर किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड SJAM के द्वारा। SJAM का मतलब आपको पता होना चाहिए। SJAM का मतलब है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो मुंबई का है, उन्होंने इस अवार्ड को दिया गया है। सिर्फ रवि शास्त्री नहीं और भी 11 नाम है जिन्हें 11 स्पोर्ट्स पर्सन है जिसमें से रवि शास्त्री का भी एक नाम है। जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनका नाम है शुभांगी कुलकर्णी, वहीं माइकल फेरेरिया, नीरज बजाज, प्रवीण थिप्से, शूटर अंजलि भागवत, सुमा सिसूर, दीपाली देशपांडे। वहीं मरविन फर्नांडिस को भी दिया गया है, जोआकिम कारवालो को भी दिया गया है, साथ ही साथ संजय शर्मा को भी ये अवार्ड दिया गया है। लेकिन आपको रवि शास्त्री निश्चित रूप से याद रखना है। अब स्पोर्ट्स न्यूज़ में है तो आपको बता दें बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई का फुल फॉर्म आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम्स में हमें बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी। अभी अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो रोजर बिन्नी इसके चेयरमैन है। वहीं वाइस प्रेसिडेंट जो राजीव शुक्ला हैं वो भी काफी फेमस पर्सनालिटी है, उनसे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर आपको बता दें कि मुंबई में है। वहीं अगर मेंस कोच की बात करें भारत के तो गौतम गंभीर हैं और वुमेन्स के कोच की बात करें तो अमोल मजुमदार है। चीफ सेलेक्टर की बात करें तो अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर है मेंस टीम के लिए। आईपीएल के चेयरमैन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपसे, अरुण धूमाल। वहीं आईपीएल के विनर है आरसीबी। अब ये जान लीजिए आईसीसी के बारे में भी। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इसके चेयरमैन है जैसा, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में। तो ये थे 4 जुलाई से बनने वाले मुख्य करंट अफेयर जो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। धन्यवाद।